जो आज अपन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्लम सेल। ये टॉपिक सीए इंटर में लास्ट 10 अटेम्प्ट में 2 बार पूछा हुआ है और सीएमए फाइनल में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछता है ये टॉपिक। और इस टॉपिक में भी रिसेंटली छोटा सा अमेंडमेंट भी आया है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट से पहले क्या था और अमेंडमेंट के बाद क्या है, दोनों बातें बिल्कुल अलग है। अमेंडमेंट बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है कि जिसके कारण काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा हो, बट हाँ अमेंडमेंट जरूर है इसके अंदर। सबसे पहले स्लम सेल होती क्या है बच्चों, आपको याद होगा जब आपने कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ा था, तो कैपिटल गेन के अंदर 2 प्रकार के गेन होते हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नॉन डेप्रिशिएबल जो एसेट्स होती है उस पर कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल कंसिडरेशन ले लो, लॉन्ग टर्म में भी सेल ले लो, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस ले लीजिए, ट्रांसफर एक्सपेंसेस ले लीजिए। और शॉर्ट टर्म में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हैं। और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम लेस करते हैं। और ये हमारा आ जाता है कैपिटल गेन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सबको याद होगा। और अगर असेट डेप्रिशिएबल होती है तो आपको याद होगा, तो जब नॉन डेप्रिशिएबल होती है तो सेक्शन 48 लगता है, और जब डेप्रिशिएबल होती है तो सेक्शन 50 लगता है। यहाँ पे अपन क्या करते थे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेते थे। जैसे से एग्जांपल ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 10 लाख आ गई, एड जो भी एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेते थे, वो 20 लाख आ गई। इन दोनों का हम टोटल लगाते थे और फिर लेस करते थे मनी पेबल ऑफ असेट सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और मान लो वो 25 लाख रुपए आपने लेस कर दिया, फिर जो 31 मार्च की जो वैल्यू आती थी वो अगर पॉजिटिव है और ब्लॉक में एसेट्स होती थी तो बच्चों उस पर क्या मिलता था, डेप्रिसिएशन। तो 3-4 बातें होती थी इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये 30 माइनस 25 5, एक केस क्या है 30 और आपने एक एसेट बेची 36 में, तो 6 माइनस में आ गया। ये 30 आपने सारी एसेट बेच दी 25 में, तो ये 5 आ गया। ये 30 आपने सारी एसेट बेच दी 36 में, 6। तो आपको पता है एक होता है डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अगर 31 मार्च की वैल्यू पॉजिटिव है और ब्लॉक में एसेट्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलता था, हम गेन और लॉस नहीं बोलते थे। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा एसेट बेची, ब्लॉक में कोई और एसेट भी पड़ी हुई है और ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इस घटना को लॉ में बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने सारी एसेट बेच दी और वैल्यू पॉजिटिव है, ब्लॉक में एक भी एसेट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो 30 लाख की चीज 25 लाख में बेच दी, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपने सारी एसेट बेच दी और ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव है, इस घटना को हम बोलते थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप बच्चों ये आपको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद आ गया होगा। ओके, अब यस सर। अब स्लम सेल क्या होती है बच्चों। जो स्लम सेल एक सिचुएशन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, इस एग्जांपल को समझने से पहले मुझे एक चीज बताइए। जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक कंपनी है जिसका पैन नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है। बच्चों आपको पता है कि रिलायंस कौन सी स्ट्रेटेजी में काम करती है। रिलायंस ने एक ही नाम से व्यापार कर रखा है। अब वो पेट्रोल भी बेचती है, टेली जियो है ना, टेली कम्युनिकेशन भी करती है, रिलायंस रिटेल। ठीक है, मतलब रिलायंस के अलग अलग सेगमेंट्स है और उसने अलग अलग कंपनी भी खोल रखी है। टाटा ने तो क्या कर रखा है, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कॉफी, मतलब कंपनी अलग अलग है। रिलायंस क्या है, एक ही कंपनी, कंपनी एक है और उसकी अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग यूनिट्स होती है। तो इस केस के अंदर इनकम टैक्स में बच्चों उसका एक ही आईटीआर भरा जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो अब हम जब बात करते हैं
तो मान लीजिए अलग अलग सेगमेंट है, बट जो ब्लॉक बनता होगा वो सेगमेंट वाइज बनता होगा या वो कंपनी वाइज बनता है? बच्चों आंसर है ब्लॉक बनता है कंपनी वाइज। ठीक है, ब्लॉक तो बनेगा कंपनी वाइज। अब देखिए स्लम सेल किस घटना को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और उसके 3 डिवीजन है। एक डिवीजन है सॉफ्टवेयर डिवीजन, एक डिवीजन है स्टील डिवीजन और एक डिवीजन है रियल एस्टेट डिवीजन। कंपनी एक ही है, तो इनकम टैक्स में इसका एक ही आईटीआर भरा जाएगा। बच्चों अब मान लीजिए ये वाला जो डिवीजन है, ठीक है, अब जैसे इसके अंदर अलग अलग एसेट्स हैं, ये वाली एसेट जमीन बेची, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है। अगर आप इसको बेचोगे तो बताइए सेक्शन 48 के हिसाब से गेन निकालेंगे। बताओ अगर आपने मशीन बेची तो मशीन एक डब्ल्यूडी वाली एसेट से डेप्रिशिएबल एसेट होती है, तो इस पे अगर आप कैपिटल गेन निकालोगे तो 50 के हिसाब से निकालोगे। अगर आप स्टॉक बेचोगे तो बच्चों सेक्शन 28 के हिसाब से इनकम होगी। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो सेक्शन 48 के हिसाब से इनकम होगी। डेटर्स को आप बेच ही नहीं सकते हो, डेटर्स को थोड़ी बेचेंगे, और ये इसके क्रेडिटर है। तो बच्चों अगर आप किसी कंपनी की एक या एक से ज्यादा यूनिट की अगर आप सिंगल सिंगल असेट्स को बेचेंगे सिंगल सिंगल प्राइस पर, तो फिर तो जैसी असेट्स वैसा मेथड। जैसी असेट्स नॉन डेप्रिशिएबल है तो 48 लगा देना, डेप्रिशिएबल है तो 50 लगा देना। लेकिन बच्चों कई बार क्या हो सकता है, आपने इंटायर यूनिट को बताओ एक सिंगल प्राइस पे बेच दिया, सिंगल प्राइस पे इंटायर यूनिट को एक सिंगल प्राइस पे बेच दिया। ठीक है, और इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू नहीं पता। जैसे मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी की पूरी एसेट्स और आपने इसके जो क्रेडिटर्स थे वो सिंगल वैल्यू पे बेच दिए, से एग्जांपल 14 लाख पे बेच दिए। अब बताओ आपको क्या पता कि लैंड कितने में बेची, आपको क्या पता मशीन कितने में बेची, स्टॉक कितने में बेचा। तो बताओ उस केस के अंदर आपको पता है जब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बेचते हैं तो सेक्शन 48 के हिसाब से गेन निकालते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट बेचते हैं तो सेक्शन 50 के हिसाब से निकालते हैं, स्टॉक बेचते हैं तो सेक्शन 28। लेकिन जब आप सारी एसेट्स को सिंगल प्राइस पे बेच रहे हो और इंडिविजुअल एसेट्स की प्राइस नहीं पता, तो बच्चों ये कोई सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। एक सेक्शन अप्लाई होगा जिसका नाम है स्लम सेल। क्या नाम है बच्चों? स्लम सेल। और उसका टोटली फॉर्मूला गेन निकालने का अलग होगा। बताइए स्लम सेल कब अप्लाई होता है? जब एक कंपनी अपनी कोई अंडरटेकिंग की सभी एसेट्स को सिंगल प्राइस पे बेच दे विदाउट बीइंग वैल्यू असाइन टू इंडिविजुअल एसेट, मतलब आपने किसी भी इंडिविजुअल एसेट को वैल्यू असाइन नहीं की, तो इस घटना को स्लम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या बोला? जब कोई कंपनी अपनी एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग, कोई कंपनी अपनी एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग की सभी एसेट्स को सिंगल प्राइस पे बेच दे विदाउट बीइंग वैल्यू असाइन, बताइए उस घटना को लॉ में बोलते हैं स्लम सेल। नंबर 1। अब बताओ जैसे इसके अंदर जमीन भी गई है, मशीन भी गई है, डेटर भी गए, स्टॉक भी गए और इन्वेस्टमेंट भी गया है। तो बच्चों यहाँ पे जब जमीन या बिल्डिंग जाएगी तो उसकी रजिस्ट्री भी होगी, तो रजिस्ट्री के लिए एक वैल्यू चाहिए। तो आपने सेलर को बोला भाई साहब आप मुझे सिंगल प्राइस मत बताओ, बट मुझे जमीन की रजिस्ट्री करानी, तो प्लीज जमीन की वैल्यू तो बता दो। तो जो सेलर था उसने बोला कि ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्री, मैं आपको जमीन की वैल्यू बता रहा हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैंने आपको जमीन की वैल्यू बता दी तो आप मेरे पास 5 लाख रुपए लेके आ जाए तो मेरे को तो जमीन दे दो और कुछ नहीं। नहीं, वो वैल्यू केवल और केवल स्टैम्प ड्यूटी पर्पज के लिए है, उस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, तो स्टिल वो स्लम सेल कहलाएगी। तो देखिए अगर आपने इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू असाइन कर दी तो स्लम सेल नहीं कहलाती। लेकिन बताओ आपने वैल्यू क्यों बताई? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्री, तो बताओ वो स्टिल स्लम स्केल कहलाएगी। और जब स्लम सेल है तो बताइए गेन निकालने का फॉर्मूला ना तो ये लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया, ना तो ये लगेगा, ना ये लगेगा, ना 28 लगेगा, एक अलग ही मेथड लगेगा और उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, उस सेक्शन 50B में बता रखा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। बच्चों स्लम सेल क्या होता है सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब नाउ आप एक बार लीगल डेफिनेशन पढ़िए कि मीनिंग ऑफ स्लम सेल। मीनिंग ऑफ स्लम सेल, द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग, द ट्रांसफर ऑफ वन या मोर अंडरटेकिंग
है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ सेल फॉर लम सम कंसिडरेशन। जब आप एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग को लम सम वैल्यू पे बेचते हैं विदाउट वैल्यू बीइंग असाइंड टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब आपने किसी भी असेट और लायबिलिटी को वैल्यू असाइन नहीं की है, तो बताओ वो स्लम सेल कहलाती है। However, if agreement for transfer determine the value of some assets or liability, और आपको कुछ किसी एग्रीमेंट के कारण किसी असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू बताना पड़ गई, और इट इज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट दैट द वैल्यू आर डिटरमाइन फॉर सोल पर्पज फॉर द पेमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, और जो वैल्यू बताई गई उसका एक ही कारण है, ओनली फॉर रजिस्ट्री, तो बताओ स्टिल उसको हम स्लम सेल बोलेंगे और स्लम सेल के ही प्रोविजन अप्लाई होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों सबको। तो बच्चों एक बार मैं लीगल लैंग्वेज को सिंपल शब्दों में लिखवा देता हूं, आइए बच्चों लिखो आप। देखिए, जब एक मिनट। जब कोई भी पर्सन जब कोई भी पर्सन है ना अपनी एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग की ऑल असेट्स या लाइबिलिटी को सिंगल प्राइस, दैट इज लमसम में सेल कर देता है, विदाउट विदाउट बीइंग वैल्यू असाइन टू इंडिविजुअल, without being value assigned to individual assets और क्या liabilities, तो ऐसे इवेंट को स्लम सेल कहते हैं। ऐसे इवेंट को स्लम सेल कहते हैं। आगे बच्चों बात समझ में। यस सर। However, अगर एग्रीमेंट ऑफ सेल में कुछ एसेट्स की वैल्यू असाइन की है, कुछ एसेट्स की वैल्यू असाइन की है ओनली फॉर पर्पज ऑफ रजिस्ट्री, नथिंग मोर दैट, नथिंग मोर देन, इसके अलावा कुछ लेना देना नहीं है उसके। देन इसको स्टिल
स्लम सेल कहीं भी। आई होप बात समझ में आ गई हो बच्चे। Yes, sir. ठीक है, अब लिखो हाउ टू डिटरमाइन। सबने लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब लिखो हाउ टू डिटरमाइन हाउ टू डिटरमाइन gain in case of slum sale। ठीक है बच्चों, लिख लिया बच्चों? अरे Yes, वो sir. वाली स्लाइड वापस लाना। ठीक है, देखो when slum sale provision apply, when slum sale provision apply, then gain shall be computed as per provision of section 50B। बताओ जब स्लम सेल के प्रोविजन अप्लाई होंगे तो तब कौन सा प्रोविजन लगेगा? एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48, 50 एंड 28 नॉट अप्लाई। बोलो जो बात समझ में आ गई है? Yes, sir. बताइए जब स्लम सेल होगी तो बताओ कौन सा सेक्शन लगेगा? 50B। समझ गए? स्लम सेल में जो भी गेन ऑब्लिक लॉस होगा उसका नेचर कैपिटल गेन होगा। बताइए आपको पता है जब सेक्शन 58, 48 लगता है तो नॉन डेप्रिसिएशन कौन सा गेन लगता है? कैपिटल गेन। डेप्रिसिएशन बेस्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 28 BNP। बच्चों जब स्लम से लगेगा ना बताइए हमेशा नेचर ऑफ गेन क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। ठीक है, स्लम सेल में अगर स्टॉक भी ट्रांसफर हुआ है तब भी स्टॉक भी ट्रांसफर हुआ है तब भी सेक्शन 28 नहीं लगेगा। गेन और लॉस सेक्शन 50B के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अकॉर्डिंगली कंप्यूट करेंगे। बोलो बच्चों आगे की बात समझ में? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, आपको पता है जब भी कैपिटल गेन होता है तो उसका नेचर क्या होता है? या तो लॉन्ग टर्म या
बोलो। शॉर्ट टर्म। अब मान लीजिए, अब आपको एक नाम तो बताना ही पड़ेगा। अब स्लम सेल में क्या हो गया, मान लो जमीन भी गई, स्टॉक भी गया, डेटर भी गए, बिल्डिंग भी गई, प्लांट भी गया, फर्नीचर भी गया, सब कुछ गया सिंगल प्राइस पे। अब बताओ, कुछ एसेट तो ऐसी होगी जो लॉन्ग है, कुछ ऐसी होगी जो शॉर्ट है, जिनका होल्डिंग पीरियड 36 महीने से कम है, कुछ कोई 2 दिन पहले खरीदी गई, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 2 साल, कोई 10 साल। तो फिर आप कैसे बताओगे कि वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, क्योंकि टैक्स रेट तो लॉन्ग और शॉर्ट की बता रही कि लॉन्ग है। तो बच्चों यहाँ पे जब स्लम सेल होगी ना, तो अपन को इंडिविजुअल एसेट का गेन और लॉस तो हम वैसे भी नहीं निकाल सकते। उस केस में आपको ये देखना है कि अंडरटेकिंग कब बनी थी। मतलब जैसे ये सॉफ्टवेयर डिवीजन है, तो मान लो ये 1 जून 2017 को बना और 1/7/21 को बिका। अब बताओ, अंडरटेकिंग जिस दिन बनी और बिकी, अगर वो पीरियड 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और 36 महीने से कम है तो बताओ क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है बच्चों, लिखो लिखो। स्लम स्लम सेल के केस में होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे। जिस दिन अंडरटेकिंग बनी एंड जिस दिन अंडरटेकिंग सेल हुई, इसका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 36 मंथ से क्या है, ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा। स्लम सेल में सारी एसेट चली जाती है, चाहे वो डेप्रिशिएबल जाए, चाहे वो नॉन डेप्रिशिएबल जाए, चाहे वो स्टॉक जाए, डेटर जाए, ये कोई भी सेक्शन नहीं लगेंगे। एक नया सेक्शन लगेगा 50B, और नेचर हमेशा क्या होगा, कैपिटल गेन। भले ही स्टॉक भी बिकेगा तो भी कैपिटल गेन। और अगर लॉन्ग है या शॉर्ट है, अगर अंडरटेकिंग बने हुए 36 महीने से कम है तो शॉर्ट है, और 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग है। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई Yes. है ना। अब फॉर्मूला ऑफ कैपिटल गेन, फॉर्मूला ऑफ क्या, कैपिटल गेन, इन केस ऑफ क्या, स्लम सेल। लिख दिया बच्चों, लिख दिया। Yes, sir. Yes, sir. नेट कंसिडरेशन प्लस प्लस प्लस, नेट कंसिडरेशन प्लस प्लस प्लस। बच्चों ये नेट कंसिडरेशन क्या होता है, जितने में बेचा। अब इस जगह अमेंडमेंट आया है नेट कंसिडरेशन के अंदर, ठीक है, लेस नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग। बताओ कंसिडरेशन में क्या लेस कर दो, नेट वर्थ। बोलो बच्चों, Yes, sir. नेट वर्थ क्या होती यस है ना, सर। जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है वो किस पे ले लो, बुक वैल्यू पर।
इस पे ले लो बच्चों, बुक वैल्यू पर। और जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वही मेन चीज है बस। तो बताइए क्या करेंगे हम। सबसे पहले नेटवर्थ सेल निकाल लेंगे। जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना उसको तो किस पे लेंगे, बुक वैल्यू पर। और डेप्रिशिएबल एसेट निकालने का तरीका क्या है, स्पेशल मैनर, स्पेशल मैनर। तो वो हम ले लो, वो ले लो, और लेस क्या कर दो, माइनस कर दो जो भी लाइबिलिटीज ऑफ अंडरटेकिंग है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नेटवर्थ। और ये जो नेटवर्थ आई ना इसको माइनस कर देना, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। और यहां पे जब स्लम सेल लगेगा तो इंडेक्शन नहीं होगा। एक सिंबल लिख लेंगे अपन, बोलो आगे क्या समझ में, बताओ। Yes, sir. स्लम सेल के केस में, Yes. स्लम सेल के केस में बताओ गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, बताओ। नेट कंसिडरेशन माइनस क्या, नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग। नेटवर्थ क्या होती है बच्चों, असेट माइनस, असेट माइनस क्या, Liability. लाइबिलिटी। नेटवर्थ का मतलब होता है असेट माइनस लाइबिलिटी। एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। अगर कोई एसेट रीवैल्यूड हो रखी है तो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट हटा देंगे, ठीक है। स्लम सेल के केस में इंडेक्शन नहीं होता है। और जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी ना बच्चे जानते हो, जो बैलेंस शीट के नीचे होती है, हाँ? बोलो। Yes, yes, Sir. sir. उसको Yes, इग्नोर, sir. इसको इग्नोर कर देंगे। ये मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम बता दिया। बोलो बच्चों। Yes. अब एक बार लॉ की लैंग्वेज में पढ़ा दूं। सर ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? स्लम सेल के केस में इंडेक्शन नहीं होता है, स्लम सेल के केस में इंडेक्शन नहीं होता। अपन करते हैं लॉन्ग टर्म वाले पे इंडेक्शन करते हैं। बताओ स्लम सेल के अंदर कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ बच्चों। क्या फॉर्मूला है, नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। माइनस क्या, नेटवर्थ। और नेटवर्थ किसे कहते हैं, असेट Assets माइनस minus liability. लायबिलिटी। पर ये ध्यान रखना, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है वो बुक वैल्यू पे आएगी, मार्केट वैल्यू पे नहीं आएगी। और जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है वो स्पेशल मैनर में निकाली जाएगी। रीवैल्यूड पार्ट इग्नोर कर देना और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। आइए बच्चों अपन एक बार फटाफट साइलेंट फीचर ऑफ स्लम्स 50 भी पढ़ लेते हैं। फिर जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। इसी का रीडिंग करूँ। Yes, sir.
सर शुरू से करनी क्या? यहाँ से Silent features of Section 50B are as under: taxable head, gain or loss will be taxable under capital gain. बच्चों, Nature of capital, जब स्लम सेल होगा तो बताइए कौन सा हेड अप्लाई होगा? कैपिटल गेन। capital gain. बताओ, कैपिटल गेन के लिए आपको होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो कैसे पता लगेगा कि लॉन्ग है शॉर्ट है? अगर Undertaking का period. होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग होगा, अदरवाइज क्या होगा? शॉर्ट होगा। बताओ, स्लम सेल में अगर स्टॉक इन ट्रेड बिक रहा है तो बीएनपी में दिखाएंगे, वो भी कैपिटल गेन में जाएगा, Capital gain. कैपिटल गेन में जाएगा। स्लम सेल में सारी एसेट जाएगी, वो कैपिटल गेन में जाएगी। बताओ, कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल कंसिडरेशन माइनस क्या? Net worth. नेटवर्थ किसे कहते हैं? एग्रीगेट Asset वैल्यू minus ऑफ टोटल liability. एसेट्स माइनस क्या? टोटल लायबिलिटी। जो नॉन डेप्रिसिएटेड होगी, बताओ वो किस पे आएगी? बुक वैल्यू पे। Book अगर value. कोई रिवैल्यूड हो रही है तो उसको क्या करेंगे? कंसीडर, इग्नोर। इग्नोर। Ignore. कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या करेंगे? इग्नोर। और जो डेप्रिसिएटेड होगी ना, उसका वैल्यू निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो तरीका आपको यहाँ बताया गया। समझ गए बच्चों? Yes, sir. तो बताइए, Yes, sir. स्लम सेल किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ। जब कोई कंपनी अपनी एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग, मतलब एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 अंडरटेकिंग, उसकी ऑल असेट्स को और लायबिलिटी को बेच दे सिंगल प्राइस पे और इंडिविजुअल असेट्स को वैल्यू असाइन नहीं की, तो स्लम सेल कहलाती है। और अगर आपने वैल्यू केवल रजिस्ट्री पर्पज के लिए असाइन की है तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने इंडिविजुअल वैल्यू को वैल्यू असेट को वैल्यू असाइन की है, स्टिल स्लम सेल कहलाएगा। अब स्लम सेल में अगर चाहे वो डेप्रिसिएबल एसेट जाए, नॉन डेप्रिसिएबल जाए, स्टॉक जाए, कोई सेक्शन नहीं लगेंगे, 50B लगेगा। और 50B बोलता है नेचर हमेशा कैपिटल गेन होगा। अंडरटेकिंग कब बनी थी और अंडरटेकिंग कब बिकी? अगर 36 महीने ज्यादा तो लॉन्ग, अदरवाइज शॉर्ट होगा। कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सेल माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट बुक वैल्यू पे आएगी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं आएगी, रिवैल्यूड पार्ट नहीं आएगा। और जो डेप्रिसिएटेड एसेट है उसकी वैल्यू निकालने का तरीका कुछ हल्का सा अलग है, वो ये तरीका यहाँ बता रखा है, बाकी सब कुछ सेम है। और जब स्लम सेल लगेगा तो इंडेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप बच्चों आप लोगों को सारी बातें यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। बोलो, बोलिए। Yes, sir. और अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये भी निकालेंगे कि डेप्रिसिएबल एसेट के केस के अंदर वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। कराओ प्रैक्टिकल, हाँ sir. ठीक है। अमेंडमेंट sir. कहाँ है? अमेंडमेंट कहाँ है? अभी हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला क्या है? नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। तो नेट कंसिडरेशन का मतलब पहले क्या होता था? एक्चुअल सेल। अब नाउ नेट कंसिडरेशन का मतलब चेंज हो गया, एक्चुअल सेल और मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर, इस तरह से हम निकालते हैं। वो हम अलग से बात करेंगे अमेंडमेंट के बारे में, बट विदाउट अमेंडमेंट समझ में आ गया बच्चों? हाँ अब सर. आप प्रैक्टिकल करेंगे Yes, तो sir. आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम करते हैं। स्लम सेल के अंदर मेन चीज है जो डेप्रिसिएबल एसेट होती है ना, उसकी वैल्यू निकालने का तरीका एक मेन चीज है। तो आइए बच्चों, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे कि कैसे इसका गेन निकालते हैं। थैंक यू।